उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल पोर्टल के शुभारंभ, जो नवनिर्मित चेक डैम तथा तालाबों के लोकार्पण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव श्री श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जल संरक्षण के इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, जल प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी विभिन्न जनपदों में उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल पोर्टल का शुभारंभ यहां पर हुआ है और इसके साथ ही बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना के अंतर्गत मात्र 10 जनपद प्रदेश के अंदर चयनित थे, लेकिन जल की उपयोगिता और आने वाले समय में जो मांग थी, इसको ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको सभी 75 जनपदों में एक साथ लागू करना चाहिए। देखिए, मांग और आपूर्ति में जब भी असंतुलन होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। जल की मांग तो हर एक स्तर पर है, लेकिन आपूर्ति की उसकी अपनी एक सीमा है, और मांग और आपूर्ति की सीमा में जब भी विषमता हुई तो वहां पे अतिदोहित विकासखंड, क्रिटिकल विकासखंड प्रदेश के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। मुझे याद है जब हम लोग आए थे 2017 में, तब हमें ये बताया गया कि प्रदेश के अंदर लगभग 200 के आसपास विकासखंड ऐसे हैं, यानी 1/4 विकासखंड प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिन विकासखंडों में जिन्हें डार्क जोन घोषित किया जा चुका है, जहां कोई ट्यूबवेल नहीं लगेगा, जहां पे कोई जल से संचालित या जल की उपयोगिता जिन उद्योगों में रहेगी, इस प्रकार के उद्योगों को कोई एनओसी नहीं मिलेगी, और तमाम अन्य प्रकार की बातें थी। हमने इसकी जांच कराई कि ये चीजें कब आई, तो पता लगा ये 1994 के पहले सर्वे में इस प्रकार की चीजें आई थी। आखिर 1994 के बाद तमाम सरकारें आई थी, उन सरकारों को इस पे विचार करना चाहिए था कि हम ये अतिदोहित और क्रिटिकल विकास खंडों को एक सामान्य जनपद के रूप में फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के बृहद अभियान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कुछ प्रयास प्रारंभ भी हुए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर होने चाहिए थे न हो पाने के कारण 2000 यानी 1994 से लेकर के 2017 तक ये सभी विकासखंड डार्क जोन के रूप में जाने जाते थे। अनुमान कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसा प्रकृति और परमात्मा के वरदान से अभिसिंचित प्रदेश अगर डार्क जोन अपने को घोषित कर देगा, जहां पे पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक जल संसाधन मौजूद है, हमारे पास सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है, यानी सतही जल भी हमारे पास मौजूद है और भूगर्भीय जल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उस सब के बावजूद अगर हमारे प्रदेश का 1/4 क्षेत्रफल डार्क जोन में आ जाए तो हम सब के लिए आसन्न संकट की चेतावनी है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि शासन प्रशासन
विभिन्न संगठनों ने, जल समितियों ने मिलकर के आज इसमें काफी सुधार किया है। और काफी सुधार करने के साथ ही इसीलिए हम लोगों ने इस बात को तय करने के लिए प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम का हम लोगों ने 2019 में एक अधिनियम इसके लिए बनाया। और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी जल प्रबंधन समितियों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ ही एक प्रक्रिया प्रारंभ की कि जितने भी शासकीय भवन होंगे, इन शासकीय भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हम जोड़ेंगे। मेरा शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी जुड़े हुए जो हमारे अधिकारी हैं वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ये प्रयास हमें कल पर नहीं, आज ही इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है। जल के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जहां पर हमने इसकी उपेक्षा की है, ये जितने भी जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, आर्सेनिक फ्लोराइड या खारा पानी की समस्या, ये जितने भी हैं, ये जल के प्रति हमारी उदासीनता को व्यक्त करता है। ये जितनी बीमारियां हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने जल के महत्व को नहीं समझा और जल को अपने स्वयं स्वार्थ के लिए प्रदूषित किया। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान नहीं दिया। प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल खजाने को हमने बहने दिया, वेस्ट में जाने दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1/4 उत्तर प्रदेश देखते ही देखते डार्क जोन में बदल गया। लेकिन पिछले 3.5, 4, पौने 4 वर्ष के दौरान जो प्रयास प्रारंभ हुए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, पुराने तालाबों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, जगह जगह चेक डैम बना करके बरसात में नदी और नालों में बहने वाले पानी को रोक करके उसके संरक्षण के माध्यम से हम लोग भूगर्भीय जल स्तर को उठाने का कार्य करेंगे। ये जो पवित्र कार्य हुआ है, इसने बहुत सारे क्षेत्रों में जल के स्तर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। देखिए, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और इस लड़ाई में शासन की अंतर्विभागीय जो समितियां हैं उन्होंने तो उनकी भूमिका थी, लेकिन इसमें हमें निर्णायक भूमिका यानी 95% मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने नियंत्रित किया है। इसके पीछे, सफलता के पीछे 2 ही कारण हैं। एक, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय बना देना, खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति, और दूसरा, उन गांवों में और उन घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। ये कार्य जब ये एक साथ प्रारंभ हुआ तो इसका परिणाम सामने आया कि 95% मौतें कम हो गई हैं। शेष जो 5% से कम मौतें हैं, इसको भी आने वाले समय में हम पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चैलेंज अभी भी है। चैलेंज कि अभी शासकीय जितने भी भवन हैं, इन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई अभी आगे बढ़ानी है। हमने कॉमन मैन को और किसानों को इससे मुक्त रखा है, लेकिन साथ साथ जो व्यक्ति बड़ा मकान बना रहा है, वह अगर 25-30 हजार रुपये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगाएगा तो उसके घर के आसपास भूगर्भीय जल का स्तर सदैव मेंटेन रहेगा। वह कभी ट्यूबवेल लगाना चाहेगा, हैंडपंप लगाना चाहेगा तो उसे पर्याप्त मात्रा में मीठा जल अपने घर में मिलेगा। दूसरा, जो आज हम लोग वेब पोर्टल जारी कर रहे हैं, यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म भी देगा। घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन एनओसी इन्हें प्राप्त करने का एक माध्यम भी मिलेगा। इसके माध्यम से आपको कहीं नहीं जाना होगा, बल्कि एक जगह बैठ करके हम इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और ये सुविधाएं हमारे लिए उपयोगी हो सकें, इस दृष्टि से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, लखनऊ नहीं आना पड़ेगा, कहीं अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन हम इन सुविधाओं का लाभ लें।
लेकिन साथ साथ मेरी आप सबसे अपील भी होगी, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर को पूरी तरह लागू करना। दूसरा, जो मैं देखता हूं कि अक्सर बहुत सारे उद्योग अपने यहां वेस्ट वाटर को उसे जमीन के अंदर ही फिर से उसको वहीं अंदर डाल देते हैं। भूगर्भीय जल उससे व्यापक पैमाने पर प्रदूषित होता है और तमाम प्रकार की बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। देखिए, उसका प्रॉपर आप इन सब बातों पर जो भी शासन की गाइडलाइन है उसका पालन अगर करेंगे तो भूगर्भीय जल को भी बचाने में मदद मिलेगी। साथ साथ आपका जो परिसर है, औद्योगिक परिसर हो सकता है या जो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का केंद्र बिंदु आपका है, वहां पर उस पूरे परिसर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हमेशा आपके लिए बनी रहेगी। इसी प्रकार से तालाबों के पुनरुद्धार के माध्यम से भी दोनों प्रकार के यानी बरसाती जल को एकत्र करके हम लोग पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में अपने फसलों के लिए भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी कर सकते हैं और अन्य कार्यक्रमों को आगे बतख पालन में भी उसका उपयोग हो सकता है। ये तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम इसको जोड़ी सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके माध्यम से हम लोग जो पहले से हमारे गांवों में तालाब मौजूद हैं, इनको भी पुनरुद्धार करके साफ सुथरा बना करके इनका जब जल की कमी होती है उन स्थितियों में हम इन तालाबों का भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे, सरकार ने जब पिछले 3 वर्ष के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप अनुमान करिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास सतही जल नहीं होता और हमारे पास भूगर्भीय जल भी नहीं होता तो हम असहाय होते। हमारा जो सबसे कठिन क्षेत्र था वह बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 15,500 करोड़ रुपए की पेयजल की स्कीम, हर घर नल की स्कीम हम लोग इन दोनों क्षेत्रों में लागू कर चुके हैं। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यहां पर हम दोनों प्रकार के यानी भूगर्भ जल को भी और सतही जल का भी उपयोग करते हुए इस पानी को जहां आवश्यकता होगी वहां ट्रीटमेंट करके हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे। लेकिन साथ साथ जहां पर भूगर्भीय जल नहीं है वहां पर सतही जल का उपयोग करके उसको ट्रीट करके फिर हम हर एक घर तक उसको पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। हम इसको करने में इसलिए सफल हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे पास कहीं पर भूगर्भीय जल है, कहीं पे सतही जल की पर्याप्त उपलब्धता है और जहां पर ये नहीं वहां पे हमारे पास पहले से ही जो चेक डैम या बंधे या तालाब हैं, इन तालाबों में भी पर्याप्त मात्रा में जल है। इसका उपयोग करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग मथुरा में जाते हैं, फिरोजाबाद में जाते हैं, आगरा में, उसके आसपास के जनपदों में जाते हैं, वहां पे खारे पानी की समस्या ज्यादा आती है। खारा पानी की समस्या का समाधान ही है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वहां पर बरसाती जल का जो पानी के साथ नदियों में बह जाता है, अगर हम उसका संरक्षण करना प्रारंभ करेंगे तो 5-7 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि जो आज खारा है वही 5-7 वर्षों के अंदर मीठे जल में परिवर्तन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर मीठा जल वहां पर है और ये हमने एक अपनी नियमित प्रैक्टिस का एक हिस्सा बना लिया, एक समय के बाद वहां पर मीठा जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी। हम उसे उसका उपयोग हैंडपंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से उस पेयजल का उपयोग वहां पे स्वयं अपने लिए, अपने सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में जो आर्सेनिक और फ्लोराइड से भी जुड़ी हुई समस्या आई है, इसके पीछे भी अतिदोहित क्षेत्र ही इसमें ज्यादातर जिम्मेदार हैं और वहां पर हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एक कार्यक्रम आज एक साथ प्रारंभ हुए हैं, एक
टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपके लिए एनओसी लेना, उद्योगों के लिए एनओसी लेना आसान हो जाएगा। दूसरा, उन्हें स्वयं भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर शासकीय विभाग को हम इसके साथ जोड़ें। अगर हम जुड़ जाएंगे तो जल की एक एक बूंद जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग कर पाएंगे। दूसरा, चेक डैम और तालाबों के पुनरुद्धार के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्धशाली रहा है। हमारे पास पहले से ही हर गांव में, हर शहर में, हर नगर निकाय में पर्याप्त मात्रा में तालाब मौजूद रहे हैं, लेकिन उन तालाबों को समय के अनुरूप हम लोग उनको मेंटेन नहीं कर पाए, उनका पुनरुद्धार नहीं कर पाए, उनके स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे पाए। बहुत सारी जगह इस पे अवैध कब्जे हो चुके हैं। बहुत सारी जगह ये गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गए, गंदगी के अड्डे बन गए। इसने वहां तमाम प्रकार की बीमारियों को भी जन्म दिया है। ये हमारे पास एक अवसर है, शासन की इन योजनाओं का लाभ लेकर के हम लोग इन्हें जल संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र के साथ साथ इनको अपनी आजीविका का माध्यम भी हम लोग बना सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसके साथ होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ 278 के आसपास यहां पर चेक डैम और तालाबों के पुनरुद्धार की कार्रवाई और उनके लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुआ है। साथ साथ एक वेब पोर्टल भी यहां पे लॉन्च हुआ है जो न केवल उद्योगों के कार्यों के लिए एनओसी की प्रक्रिया को और सरल करेगा, बल्कि प्रत्येक नागरिक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा के साथ जोड़ने में भी जिसकी एक बड़ी भूमिका होगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए यहां पर जो हमारा लघु सिंचाई का विभाग है, जो जल शक्ति का ही एक पार्ट हो चुका है, इस विभाग से जुड़े हुए उन सभी अधिकारियों को जो विभाग के मंत्री के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से एक सफल अभियान के लिए बधाई देता हूं। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जल प्रबंध समिति से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं, वे सभी इसे मिशन मोड में ले लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी जल के अभाव में हमारा कोई कार्य आने वाले समय में नहीं रुक पाएगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं हृदय से विभाग को धन्यवाद देता हूं। आप सभी जल प्रबंध समिति से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जो वहां के पदाधिकारी हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के जल संरक्षण के इस अभियान के साथ जुड़ करके हर एक नागरिक तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की आने वाली जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, वह जल संरक्षण उसका मूल आधार बनेगा और उस मूल अभियान के साथ हम लोग जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आज निर्देशित किया हमको अपने आज की घोषणा से और इतने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला हम लोगों के लिए और हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, उसके बावजूद आपने हम लोगों को कुछ भी दिया। और महोदय, हम आपके साथ धन्यवाद देते हैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को, आपके साथ हम धन्यवाद देते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपके निर्देशन में ग्राउंड वाटर की जो स्टेट लेवल कमेटी से 2 बैठकें करके काफी मार्गदर्शन दिए हैं सर इस वीक में। हम लोग अपने सभी मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं जो कि आपके निर्देशन में बहुत उत्साह उनको साथ दे रहे हैं महोदय, और हम विभाग के सभी अधिकारी